वेलकम बच्चों, वेलकम टू सुनील सर की क्लास। एक बार फिर से बच्चों आप लोगों का स्वागत है सुनील सर की क्लास में। पूजा एकेडमी के चैनल पर आप लोगों को फिर से एक बार मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 से है, जो कि पिछला लेक्चर मैंने करवाया था। आज इसका सेकंड पार्ट है, जो कि आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो एक बार जो पहली बार इस वीडियो में देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो से कनेक्ट हुए हैं, वो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमारे पिछले लेक्चर्स देखें। आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करें, ठीक है बच्चों। सबसे पहली बात देखते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर पिछले लेक्चर में क्या क्या चीज कवर किया था। पिछले लेक्चर में बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। इस चैप्टर का नाम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जिसके अंदर हमने इसकी मीनिंग पढ़ ली थी, इसके फीचर्स पढ़ लिए थे, फिर हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। फिर मैंने आपको कहा था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है जो बचे हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, आज उसको इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से सुनील सर की क्लास में, ठीक है बच्चों। मिलते हैं। तो बच्चों आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर। याद रखना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टोटल 11 होते हैं, 11 होते हैं। 11 का शगुन होता है ना, 11 का शगुन होगा ना, वैसे याद रखना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 11 होते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से सबसे पहले बारी बारी से मैं लूंगा, उस 11 को कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। मजे लेंगे पढ़ाई के साथ। थ्योरी मजे लेने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, समझने के बाद आराम से पेपर में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कहता है बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल्स। बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल क्या कहता है, यदि हम सिंपलेस्ट तरीके से समझे ना, तो ये कहता है बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। कहने का मतलब है बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कहने का मतलब है, मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो ये ऑनर है, तो ये टांगे बना देता हूं, ये ऑनर है, ठीक है, और ये रहा इसका बिजनेस। ये ऑनर है, ये इसका बिजनेस है। तो ऑनर ने पैसे लगाए होंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो जब ये ऑनर बिजनेस के अंदर पैसे लगाएगा तो ये मान के चलेगा कि बिजनेस से उसको कमाकर निकालना है पैसा। समझ में आ रही बात। तो ये और ये दोनों अलग चीजें। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, कोई भी हम अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, लिखते हैं ना, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। यानी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा वाला होता है, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, जितना भी पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग के अंदर, हम ये सोच के चलेंगे कि बिजनेस पे उसका क्या असर हुआ, ना कि मालिक पे असर देखेंगे। बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस के अंदर कितना लॉस हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। तो पहला प्रिंसिपल यही कहता है कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनको कभी मिलाने की कोशिश मत करना, दोनों सेपरेट चीजें हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। समझ में आ रही बात। क्योंकि यदि मान लो आप कहीं पैसा लगाते हो बिजनेस के अंदर, तो आप ये सोच के चलोगे ना कि जहां मैंने पैसा लगाया है वहां से मुझे पैसा वापस मिल रहा है कि नहीं, वहां से मुझे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। या आप ये सोचोगे मैं काम करने जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, नहीं है ना। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा सारी चीजें। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है, पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने लिखा हुआ है सिंपल पॉइंट में लिखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को ना बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए कि दोनों सेपरेट एंटाइटी होते हैं, ठीक है। हर मालिक, एक एग्जाम्पल भी देता हूं। मान लो एक मालिक है, उसने पैसा लगा दिया बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो बिजनेस तो एक सेपरेट चीज है, वो तो मालिक को भी नहीं पहचानेगा। अब मान लो आपने पैसा लगा दिया और आप घर पे आराम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा, आपने बस पैसा लगा दिया, ठीक है। आप देख ही नहीं रहे हो कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक्चुअल क्या पोजीशन जा रही है। तो हो सकता है क्या होगा, एक दिन आपको अपने बिजनेस के बारे में ही पता नहीं लगेगा, वो पैसे आपके डूब सकते हैं।
आप तो बिजनेस के लिए, बिजनेस क्या है कि बिजनेस ने आपसे पैसा लिया है उधार के रूप में कि भाई मैं कमा कमा के तुझे दूंगा। आप वही पैसा किसी और को देते हैं तो ब्याज लेते कि नहीं लेते हैं? इसी तरीके आप सोच के देखो कि वही पैसा आपने बिजनेस में लगाया, तो जब वो आपने बिजनेस के अंदर वो पैसा लगाया है तो बिजनेस क्या हुआ, बिजनेस ने क्या किया, उस बिजनेस ने आपसे पैसा लिया। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बिजनेस के लिए आप एक क्रेडिटर्स बन चुके हो। आपने पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए आप क्या बन चुके हो? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बिजनेस के लिए ऑनर जो होता है वो क्रेडिटर होता है, कर्जदार जिसने पैसा दे रखा है। समझ में आ रही बात है? नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं तो उसके लिए तो कर्जदार हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ ऑनर। ये तो बता ही दिया मैंने, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ऑनर इज द क्रेडिटर्स फॉर हिज बिजनेस। मालिक जो होता है वो अपने बिजनेस के लिए खुद क्रेडिटर्स होता है। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मालिक एक क्रेडिटर्स है जिसने कि पैसा दे रखा है और बिजनेस को पैसा कमा कमा कर मालिक को चुकाना है। समझ में आ रही बात? ये चीज हमारा पहला प्रिंसिपल कहता है। फिर दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये तो आपको पता ही है, अकाउंट के अंदर सारी चीजें पैसे वाली लिखी जाती है। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली वही चीज बता रहा है कि भाई अकाउंट जो है ना वो पैसे से रिलेटेड है। पैसा, समझ में आ रही बात? तो पैसा क्या हुआ? मनी मेजरमेंट करना कि आखिर जो हमने वस्तु खरीदी या जो चीज हमने अपने बिजनेस के अंदर लगाया आखिर वो कितने रुपए का है, क्या रोकड़ा लगा है उसके अंदर। तो मनी मेजरमेंट की जाती है कि जो वैल्यू हमें लेनी है अकाउंट के अंदर वो कितनी लेनी है पैसे के रूप में। भावनात्मक चीजों को तो नहीं लेना होता अकाउंटेशन के अंदर, पैसे वाली चीजों को लेना होता है बिजनेस के अंदर। तो वो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इनटू टर्म ऑफ मनी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। यानी जितने भी हमने बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन किए ना उनको मनी में मेजर किया जाता है कि कितने का माल गया, कितने का माल आया, कितना मुझे रेंट पे करना है, कितना कमीशन मिलने वाला है, कितना रुपया आएगा। रुपये से तो बात करनी है हमें। कॉमर्स का मतलब ही क्या हुआ, अकाउंट लेने का मतलब ही क्या हुआ? रुपये से बात करेंगे, है ना? वो गाना सुना था ना, तू पैसा पैसा करती है पैसे पे क्यों मरती है। तो भाई अकाउंट लिया है तो पैसे पे ही काम होगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है भैया पैसे में मारो सबको, चीजों सारी चीजों को मनी में मेजर करो कि क्या चीज हुआ। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यही कहता है कि अकाउंट के अंदर सारी चीजें पैसे के रूप में लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों अब आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल तरीके से सोचते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है। मान लो आपने आज बिजनेस चालू किया है, आपको पता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। हम ये मान के चलते हैं कि भैया हमारा बिजनेस ना लंबे समय तक चलता जाएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे 100 साल मान लेता हूं कि 100 साल तक मेरा बिजनेस ये चलता रहेगा, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं सोचते कि आज ही खोल रहा हूं कल बंद हो जाएगा मेरा बिजनेस, नहीं ना। लेकिन मैंने ये 100 साल मान लिया है, तो क्या मैंने आज बिजनेस चालू किया 100 साल बाद जाके मैं कैलकुलेट करूंगा क्या कि मेरे बिजनेस में क्या हुआ? नहीं ना। यानी एक लाइफ पीरियड है मेरे पूरे बिजनेस का, उस लाइफ पीरियड को हम छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर देंगे। इस 100 साल के पीरियड को मैं डिवाइड कर दूंगा छोटे छोटे पीरियड में। ठीक है, वो पीरियड 1 ईयर का होता है, 1 ईयर बोले या 12 मंथ का। आपको पता है कि हम क्या करते हैं जब अकाउंटिंग हम बनाते हैं तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मैं मान लो आज 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च तक हमारा 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होता है। जैसे मान लो 1 अप्रैल 2019 है तो इसका अकाउंटिंग पीरियड कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2020। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक पूरे बिजनेस के लाइफ पीरियड को ना हम छोटे छोटे स्मॉल पीरियड पे डिवाइड कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल मेरा यही कहता है कि इस पूरे लाइफ पीरियड को स्मॉल पीरियड में डिवाइड कर दो। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यदि आप स्मॉल पीरियड में डिवाइड कर दोगे ना तो आप हर पीरियड के बाद ये चेक कर पाओगे कि आपका बिजनेस अब किस पोजीशन पे पहुंच चुका है। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, लाइफ टाइम ऑफ एंटरप्राइज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एट रेगुलर बेसिस। आप रेगुलर बेसिस पे आपको चेक करते रहना है कि अब आपकी बिजनेस की पोजीशन या आपका बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। उस पूरे लाइफ पीरियड को स्मॉल में डिवाइड कर लिया आपने। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। आगे चलते हैं, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? खुलासा करना। बोलते नहीं आप भाई ये बात डिस्क्लोज मत करियो किसी को,
कई बार हम बोलते हैं ना, कोई बात होती है हमने तो यार डिस्क्लोज मत करिए यार, ये चीज़ बताइए मत किसी को। लेकिन अकाउंटिंग कहता है भाई खुल के बताओ, सब चीज़ बताओ। जो आपके यूजर्स है ना, इंटरनल यूजर्स है या एक्सटर्नल यूजर्स है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो यूजर्स को खुल के बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है भैया बिजनेस के अंदर। फुल डिस्क्लोज करो, सब कुछ बताओ, सारे एलिमेंट बताओ कि क्या हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही कहता है कि कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यानी जब आप अपने बिजनेस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं और बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसमें सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट अब कितनी वैल्यू का बचा हुआ है, आपके पास असेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितने की बनती है, आपको बिजनेस में कितने एक्सपेंस हुए, कहां कहां से रेवेन्यू हुआ, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ये प्रिंसिपल ये कहता है कि फुल डिस्क्लोज करो, खुल के बता दो, खुल के बताना होगा आपको, ताकि आपके जो यूजर्स हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं, उसको पूरे अच्छी तरीके से आपके बिजनेस का इंफॉर्मेशन पता लगे। क्लियर हो गई बात? आई होप अच्छे से पता लग रहा होगा। ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जितने भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, ठीक है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटाइटी, पैसे को लेकर, आर्थिक सिचुएशन को लेकर, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस को लेकर, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करके अपने स्टेटमेंट में बताना होता है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। अब आते हैं बच्चों हम मैटरनिटी प्रिंसिपल के अंदर। मैटरनिटी प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि जो चीजें आपके बिजनेस के लिए मटेरियल नहीं है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, जो इररिलेवेंट चीजें हैं उसको शो करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि मान लो यदि कोई खर्चे किए हैं बिजनेस के अंदर और उस खर्चों को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस खर्चे से आपका कोई ऐसा कोई मटेरियल नहीं बना जिससे कि आपके नए इन्वेस्टर्स वहां पे प्रूव होंगे, हाँ भाई इससे कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि आपके पास जो है काफ़ी पैसे वाले हो आप, ठीक है, और आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आपके पास कोई आता है मदद मांगने के लिए कि भाई साहब मेरे घर में रोटी नहीं बनी, ठीक है, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, भाई साहब मेरी कुछ मदद कर दो आप। ठीक है, तो आपने 1000 रुपये आपने उसको दे दिए कि ले भाई राशन पानी भरवा लियो। ठीक है, तो आपने वो 1000 रुपये दे दिया, आपके लिए वो 1000 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो आपसे मदद मांगने आया ना उस 1000 रुपये के लिए, उसके लिए वो 1000 रुपये बहुत मायने रखता है। यानी वो 1000 रुपये उसके लिए मैटरनिटी बन गया, लेकिन आपके लिए वो मैटरनिटी नहीं है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपके बिजनेस के लिए मैटरनिटी है, मतलब जो रिलेवेंट है कि आपको दिखाना चाहिए जिससे कि आपके नए इन्वेस्टर प्रोत्साहित हो आपके जगह, तो उन्हीं चीजों को दिखाओ, इररिलेवेंट चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये चीज कहता है हमारा कौन? मैटरनिटी प्रिंसिपल कहता है। समझ में आ रही बात? उस 1000 रुपये की जो उसके लिए वैल्यू है वो 1000 रुपये की वैल्यू आपके लिए नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज देती है, सुविधाएं देती है, मेडिकल फैसिलिटीज देती है। जैसे कोई डिस्पेंसरी खोल लिया, तो गरीब लोग होते हैं, कई बार उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि ये गोली खरीद के वो खा पाए। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ बच्चों, ये सच्चाई है। उस बंदे मतलब इतने गरीब लोग भी है ना हमारे देश के अंदर, जिनके पास की एक गोली खरीदने के भी कई बार पैसे नहीं होते कि हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं खरीद लूँ, इतने गरीब लोग भी होते हैं। फिर उस समय क्या होता है, यदि वो उस डिस्पेंसरी से एक गोली यदि मिल जा रही है या उसके लिए कुछ मदद हो जा रही है ना, तो उसके लिए वो मैटरनिटी है, क्योंकि उसको मिल गया वो चीज़ वहाँ से। और आप जैसे आप अमीर हो, आप एफर्ट कर सकते हो अच्छे हॉस्पिटल में जाकर या अच्छे जगह पर दवाई लेकर, तो आपके लिए वो मैटरनिटी नहीं है, उसके लिए वो, लेकिन वो मैटरनिटी है। कई लोग बोलते हैं डिस्पेंसरी में कुछ नहीं होता, कोई इलाज नहीं है, बेकार नहीं है। आपको नहीं पता लगेगा, आपको इसलिए नहीं पता लगेगा क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपको पता है मैं तो इतने पैसे खर्च कर सकता हूं प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन उसकी मैटरनिटी वो गरीब के लिए वो बहुत बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि उसको वहां से पैसे नहीं थे फिर भी उसकी सुविधाएं उसको मिल गई वहां से। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया जो चीज आपके बिजनेस के लिए रिलेवेंट है ना, सिर्फ उन्हीं चीजों को लो, इररिलेवेंट वाली चीजों को लेने की जरूरत नहीं। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या चीज है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अगले प्रिंसिपल पर। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बच्चे ना इसी को भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है, हम सिंपल तरीके से सोचें, क्या आपको बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही होता रहेगा? नहीं, हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको कोई लॉस होने वाला है, तो आप आने वाले लॉस के लिए पहले से तैयार रहोगे। जैसे अभी पेंडेमिक पीरियड है, ठीक है, पेंडेमिक पीरियड है, अभी सेकंड जो वेव आई थी कोविड की, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई, लेकिन अब थर्ड के बारे में बातचीत चल रही है। तो हमें प्रूडेंस के हिसाब से इन फ्यूचर होने वाले जो चीज़ें हैं, जो लॉस है हमारे बिजनेस के अंदर, या इस तरह की जो चीज़ें फ्यूचर में जो होने वाला है हमारे साथ, उसके लिए आज से हम तैयार हो जाएंगे बिजनेस के अंदर, उसी को बोलते हैं प्रूडेंस। क्लियर हो गई बात? आपको ये हमेशा याद रखना है कि आने वाले लॉस को मैं पहले से एज्यूम कर चलूंगा कि आने वाला लॉस जो है उसके लिए मैं पहले से तैयार रहूंगा, अपने बिजनेस के अंदर वो प्रोविजंस बना के चलूंगा। यानी बेसिकली हम समझें, देखो यहां पे लिखा है कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। आने वाले लॉस के बारे में हमेशा हमें क्या होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आगे आने वाला लॉस क्या है, ठीक है, ना कि प्रॉफिट के बारे में ही सोचते रहें। क्लियर हुई बात? तो आपको हमेशा याद रखना है। इसके लिए इसके कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे जो भी प्रोविजंस बनाते हैं हम, जैसे प्रोविजंस ऑन डेटर्स। डेटर्स माने कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि हो सकता है, मान लो मैंने बहुत सारे बंदों को माल उधार बेचा है, ठीक है, मुझे उसमें से लग रहा है कि कुछ बंदे मुझे पैसे नहीं देंगे, तो उस लॉस को मैं पहले से एज्यूम करके अपने बिजनेस में सोचता जाऊंगा कि हो सकता है इतने पैसे मुझे ना मिले, उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर रहूं। ये नहीं कि एकदम से मुझे झटका लग जाए, वो यार उसने दिए नहीं, तो आने वाले लॉस को मैं पहले से एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसी तरह से हमारा हो गया प्रोविजन ऑन डेटर्स हो गया। इसी तरीके से और भी चीज देखते हैं, जैसे मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक होती है हमारे बिजनेस के अंदर, यानी जो हमारे पास लास्ट में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, उनमें से जो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू उनमें से जो लोअर होता है वो लिया जाता है। समझ में आ रही बात? ये रूल कौन सा प्रिंसिपल कहता है? ये कहता है हमारा प्रूडेंस। ठीक है, यानी यहां पे लिख देता हूं मैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये एग्जांपल दे दिया मैंने ताकि आपको ध्यान रहे कि इसके एग्जांपल है ये। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, इसमें से जो लोअर होता है उस पे हम लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रूडेंस ये कहता है कि आने वाले लॉस को हम पहले से एज्यूम करके चलेंगे, यानी जितने भी बिजनेस के अंदर प्रोविजंस बनते हैं वो प्रूडेंस रूल से बनते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है ना कि आप यदि बिजनेस के अंदर कोई असेट्स लेकर आते हो, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने एक मशीनरी खरीदी अपने बिजनेस के अंदर, मान लो कि 5 लाख रुपए की एक मशीनरी थी, मैं यहां लिख देता हूं कि एक मशीनरी आपने परचेज की 5 लाख रुपए की, और ये आपने जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया था ना उसी दिन खरीदी थी। आज 5 साल हो गए आपके बिजनेस को, ठीक है। अब वही मशीनरी जो है ना मार्केट में, जो मशीनरी आपने उस समय 5 लाख की खरीदी थी ना, आज उस मशीनरी की कीमत 15 लाख रुपए है। अब वो खरीदने जाओगे ना तो 15 लाख की मिलेगी, हो सकता है 20 लाख की हो। वही मशीन अब खरीदने जाओ तो इतने की मिल रही है। तो लेकिन आपको अपने बुक ऑफ अकाउंट के अंदर ना इस 5 लाख से एंट्री करनी है, ना कि 15 लाख से एंट्री करनी है। यानी आपने उस असेट्स को जितने में एक्वायर किया था ना उस वैल्यू पे आपको दिखाना होगा। समझ में आ रही बात? ये चीज आपको कौन बताता है? ये बताता है आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट माने पिछला जो हमारा कॉस्ट लगाना उस पर आपको दिखाना है, सिंपल सी बात ये है। Assets are recorded in the book of account at the price paid to acquire it। यानी जब भी आपने इसको खरीदा था ना उस समय जो आपने पैसा दिया ना उस पैसे से आपको एंट्री करनी है। क्लियर हो गई बात? ये प्रिंसिपल ये कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है, यानी मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जो हमारा जो लाइव पीरियड होता है, उसको छोटे छोटे स्मॉल पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लाइव पीरियड होता है उसको हम छोटे छोटे स्मॉल पीरियड में 1 ईयर के पीरियड में डिवाइड कर देते हैं,
नॉर्मल 1 ईयर का पीरियड ही लिया जाता है, यही होता है। तो 1 ईयर में, अब इस 1 ईयर के अंदर हमने अपने बिजनेस के अंदर कितना रेवेन्यू किया, रेवेन्यू मैंने कितना पैसा आया और हमने कितना एक्सपेंस किया उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उनको हम मैच करेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि हमारा फायदा कितना हुआ बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। यानी उस बिजनेस में जितनी भी रेवेन्यू आई, उस रेवेन्यू में से हमने उस साल जितने भी हमने खर्चे किए वो लेस करेंगे, तभी तो पता लगेगा कि हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। अब मान लो मैं एक्सपेंस, आज मेरी रेवेन्यू हुई और मैं अगले साल, दूसरे साल मेरा कोई एक्सपेंस हुआ, तो दूसरे साल वाला एक्सपेंस इसमें थोड़ी लेस करूंगा मैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप काम कर रहे हो ना, उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितने भी आपके बिजनेस के अंदर रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या होता है, पैसा आना, रेवेन्यू माने आगम, हिंदी में बोलते हैं आगम, माने जहां से सोर्सेज, जहां से आपको इनकम आ रही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, मतलब आपने सेल्स या आपने गुड्स या सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कर जहां से आपको पैसा मिला, वो रेवेन्यू होती है। समझ में आ रही बात? तो वो उस रेवेन्यू में से आपने उसको प्राप्त करने के लिए जो खर्चे किए वो लेस कर दो, अब जो बचेगा वही तो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये कहता है, लेकिन उसी पीरियड के अंदर जो हुआ होगा वो चीज, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये चीज लिखा हुआ है, इन एन अकाउंटिंग पीरियड इट इज नेसेसरी, इन अकाउंटिंग पीरियड इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड, रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड मैंने उस साल का जो रेवेन्यू है, टू द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड, एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड, उसी साल के एक्सपेंस से मैच करना होगा, टू डिटरमाइन बिजनेस प्रॉफिट और लॉस, ताकि आप उस साल का प्रॉफिट और लॉस निकाल पाओ। समझ में आ गई बात? अब 3 और बचते हैं, वो भी बताता हूं। तो बच्चों आगे देखते हैं, अगला जो हमारा प्रिंसिपल है, ड्वेल एसेप्ट प्रिंसिपल। भाई पूरी की पूरी अकाउंटिंग ना हमारी जो हम पढ़ेंगे वो ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स है। कहने का मतलब है कि हम हमेशा ना जब भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो 2 चीजों को, 2 पहलू पर वो असर करता है। कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन 2 चीजों पर असर करेगा। कैसे? जैसे कि मान लो आपने कोई सामान बेचा, तो बदले में आपको पैसा मिला होगा या मिलने वाला होगा, तो रिकॉर्डिंग तो आप कर रहे होंगे। तो कोई चीज डेबिट हो रही होगी तो दूसरी चीज क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। बिजनेस का रूल ये कहता है कुछ आ रहा होगा ना तो कुछ जा रहा होगा। हमारे बिजनेस में से सामान गया तो बदले में पैसा आ रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज है। तो ड्वेल एसेप्ट प्रिंसिपल यही कहता है, एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय एन एंटरप्राइज has 2 aspects, a debit and a credit of equal amount। उतने ही अमाउंट का हमारे पास से सामान जा रहा होगा, उतना ही अमाउंट की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी। समझ में आ रही बात? तो ये ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये कहता है हमारा। फिर आते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। यहां प्रिंसिपल लिख देता हूं मैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगला प्रिंसिपल ये कहता है, ये आप ध्यान दोगे ना तो ये प्रिंसिपल ना एक्रूअल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो बताया था मैंने आपको वो उसी पर बेस्ड है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता था, जिस दिन आपके अंदर जिस दिन बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुआ ना, आपको उसी दिन एंट्री कर लेनी है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि पेमेंट जब आएगा तब एंट्री करेंगे। तो सेम वही चीज है कि जिस साल के लिए आपका वो रेवेन्यू है ना, जिस साल आपका ट्रांजैक्शन हुआ है ना, जैसे आपने कोई सामान बेचा, ठीक है, आपका सामान बेच दिया, बेशक उसने पैसे दिए हो या ना दिए हो, आपको उसको रेवेन्यू समझ लेना है, क्योंकि सामान बेचोगे तो वो आपके लिए रेवेन्यू बन गया, चाहे वो आपको बाद में ही पैसे क्यों ना दे रहे, तो उसी साल आपको उसकी एंट्री कर देनी है, रिकॉग्नाइज कर लेना है कि वो हमारे लिए रेवेन्यू है। रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, यानी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वही हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि भैया रेवेन्यू को आपको उसी दिन रिकॉग्नाइज कर लेना है जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई है। ओके, अब आते हैं लास्ट 11 का शगुन बताया था ना, तो शगुन वाला आ गया लास्ट वाला। ठीक है, 10 हम पढ़ चुके हैं, अभी ये 11वां शगुन वाला है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफिएबल क्या होता है? वेरीफाई मीन्स क्या होता है कि हम चेक करते हैं, जांच करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। लास्ट में हम ये भी तो सोचेंगे भाई जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सब ठीक ठाक है कि नहीं, वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना, तो वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बियाज,
कभी भी अकाउंटिंग बनाई जाती है ना तो किसी पर्सनल ब्याज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई ये एंट्री मैं अपने हिसाब से लिख देता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग बिल्कुल क्लियरली फ्री फ्रॉम पर्सनल ब्याज होना चाहिए, कोई पर्सनली इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन मैंने आपको कहा है कि जितनी भी अकाउंटिंग की जाती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है, ना कि किसी के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये पर्सनल ब्याज से फ्री होना चाहिए। ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं ना, जितनी भी अकाउंट मेंटेन की है ना, उसके लिए हमारे पास एविडेंस के तौर पर डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। ये कहता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यही कहता है कि हमारे पास प्रूफ भी होना चाहिए। जैसे आपने कोई माल बेचा तो आपके पास सेल्स बिल, ठीक है, इनवॉइस बिल हो गई, सेल्स बिल, इनवॉइस बिल, कैश मेमो, माल बेचा, कैश रसीद काटी होगी, पर्ची दिया होगा, तो ये सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास प्रूफ के रूप में होना चाहिए कि मैंने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है ना उसका ये रहा प्रूफ है, ये रहा कागज इसका, ये रहा यहां से मैंने लिखा ये चीज। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे 11 के 11 प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों यदि आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज में तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर इसमें थोड़ा डाउट था, एक बार बता दे, तो मैं आपको आंसर दे दूंगा कमेंट में कि हाँ ये चीज हो सकता है। तो बच्चों हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और याद रखना अच्छे अच्छे लेक्चर अभी और आने वाले हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे कि आप लोगों को सिंपली मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं यदि स्टूडेंट होता ना तो मेरे को कैसे समझ में आता, मैं ये सोच के पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और मुझे एक टीचर पढ़ा रहा है तो मुझे कैसे समझ में आएगा। तो ये सोचकर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे समझने में जो चीज़ें समझ में आती थी, कैसे समझ में आता था, उस तरह से कोशिश करता हूँ मैं। क्योंकि देखो कोई नोबडी इज परफेक्ट बट ट्राई टू बी परफेक्ट, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट और लव रहेगा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा किसी भी मतलब आराम से आप लोगों को प्रोवाइड करें, आपको वहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती जाए। एजुकेशन में हम थोड़ा कोशिश करेंगे अपनी तरफ से हेल्प कर पाएँ आप लोग। इस पैंडेमिक पीरियड के अंदर हम एक दूसरे की हेल्प करें। फ्री क्लासेस हम इसीलिए दे रहे हैं कि क्या पता किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो हमारे वीडियोस उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा मोटिव है, बाकी सब रब राखा। ठीक है बच्चों, ओके बाय आज के लिए।